अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म हो गया? क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म हो गया? ठीक है भाई, मैंने तो ख़त्म करा दिया, क्या आपने भी ख़त्म कर लिया साथ साथ? चलें, जो लोग साथ साथ चल रहे हैं अभी तक, इसका मतलब बड़े हिम्मत वाले लोग हैं और जो है वो साथ साथ चीज़ें कवर कर रहे हैं। और दिस इज़ ऑलवेज़ डूएबल। हमेशा आपने सबसे पहले घबराना नहीं होता, फिर उसके बाद सोचना होता है कि क्या टारगेट है, किस तरह से है। और जब आप एक इरादा करके उस टारगेट के पीछे पड़ जाते हैं तो वो हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट सीए का कोई भी बंदा अगर कभी भी उठाए और दिल से 15 दिन दे दे उसे, वो कहीं नहीं जाता। प्रॉब्लम है उस गरीब को वो दिल से टाइम नहीं मिला होता। और जब आप एक सब्जेक्ट को ज़रा ज़्यादा टाइम, फोकस टाइम दे रहे होते हैं तो आपकी ग्रिप भी अच्छी बन रही होती है कि आपने ताज़ा ताज़ा लेक्चर सुना, फ़ौरन से घर जाके पढ़ा, उसकी जल्दी से कोई मैप्स ट्रीज़ वगैरह बना लिए, उसको जहन में रखा, थोड़ा दोहरा लिया, कुछ थोड़ी सी राइटिंग कर ली, अगले दिन उसका टेस्ट दे दिया और उसके बाद ईजी हो गए कि हाँ भाई ये चीज़ थोड़ी सी कवर हो गई है। तो इतना ही चाहिए होता है। बस ये है कि जिन लोगों की तैयारी नहीं थी उनको मैंने कहा था कि आपने इन 12 दिनों में कोशिश करना है कि 100% हमारे साथ चलें, और जिनकी तैयारी अच्छी थी उनके लिए था कि भाई कम से कम रिवीजन खुद से करने से बेहतर है कि आप हमारे साथ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लें। कोई इतना को खुदा ना खासा फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं है कि मैं कहूँ ये 4 स्लाइडें हम एक पढ़ लेंगे। सिलेबस भी सारा पढ़ रहे हैं, रफ्तार भी मुनासिब है, और इसी में मज़ा है कि जो जितना टाइम है उस टाइम में खेलना है, उसी में ही शुगल मुगल भी करना है, उसी में जो है ना पढ़ना भी है, उसमें कभी कभी आपके सवाल भी ले लेने हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारा का सारा सही से समझ आ चुका है? क्या उसका जो सबसे बड़ा चैप्टर था जो कल हमने काफ़ी टाइम लगा के किया, क्या अब वो आपको समझ आ चुका है? और फिर वो जो 2 अदर लॉस थे बेचारे 2-2 सफ़े वाले, वो भी फड़का फड़कू दिए। उसमें तकलीफ़ सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशंस को देख के है, अदरवाइज़ वो बड़े अच्छे लॉजिकल सी बातें हैं। आज का दिन है पार्टनरशिप के नाम। फ्राइडे की वजह से हमारा पहला सेशन छोटा है तो मैंने एक मुनासिब साइज़ का चैप्टर फर्स्ट उसमें रखा है, और अगले वाले में चूँकि चैप्टर 13 में से भी अब 1-2 टॉपिक जब उन्होंने माइनस कर दिए हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। वो फिर सेकंड सेशन में चैप्टर 13 पे चलेंगे तो फिर मैं आपको वो खुशखबरियाँ सुनाऊँगा कि हमारी किताब में से जो 1-2 सफ़े माइनस हो गए उससे ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो गई। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जब मिलजुल के एक बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये पार्टनरशिप है। 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जब ये एग्री कर लेते हैं कि हम मिल के एक बिज़नेस करेंगे और उसके प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे, और वो सब एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि वो उनमें से कोई भी किसी की भी नुमाइंदगी कर सकता है। यानी अगर हम ख़ास तौर पे देखें तो आपने जॉइंट प्रोमिसर्स पढ़े थे। वेरी गुड। ABCD आपको याद होगा, इस तरह से जॉइंट प्रोमिसर्स होते थे। वो मिलजुल के प्रॉमिस करते थे अगले बंदे से। कहानी तकरीबन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ इन जॉइंट प्रोमिसर्स को आपस में हमने एक लीगल ताल्लुक में जोड़ दिया है। जॉइंट प्रोमिसर्स कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, कभी 3-4 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलकर काम किया और उसके बाद अलग अलग हो गए। पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये चंद जॉइंट प्रोमिसर्स मिल के आपस में एक अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये जो मैंने खाना इनके इर्द गिर्द बनाया है, ये अरेंजमेंट, ये बेसिकली पार्टनरशिप है। तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके आपस में एग्री कर लेते हैं कि हम मिल के ये वाला कारोबार करेंगे, तो उस कारोबार को जब भी किया जाता है वो सब जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं। इनकी वैसे ही जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे एजेंसी के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, हर पार्टनर एजेंट भी है। ए जाके कहीं पे भी थर्ड पार्टीज के साथ कोई भी काम करेगा, पूरी फर्म लायबल होगी। इस पूरी पार्टनरशिप को कलेक्टिवली हम कह देते हैं फर्म। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलजुल के आपस में एक ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं जिससे वो एक बिज़नेस शुरू कर देते हैं, और उस बिज़नेस में परमानेंटली वो जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं, और वो सारे जॉइंट प्रोमिसर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। और ये जो कंबाइंड सेटअप इनका आपस में बना है, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, इसको हम फर्म भी कहते हैं। तो ये फर्म के नाम से काम शुरू कर देते हैं, तो इनकी शनाख्त एक तकरीबन फर्म के नाम से हो रही होती है कि हाँ भाई ये फ़र्ज़ करें अल्फ़ा एंटरप्राइजेज़ हैं, और अल्फ़ा एंटरप्राइजेज़ में 4 पार्टनर्स हैं, A, B, C और D।
इनमें से कोई भी एक बंदा पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम करेगा तो हम कहेंगे अल्फा एंटरप्राइजेज ने ऐसा किया, अल्फा एंटरप्राइजेज ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट अल्फा एंटरप्राइजेज नहीं कर रही, उसके अंदर मौजूद कोई एक बंदा या सारे मिलके कर रहे हैं। जॉइंट प्रोमिसर की वो शर्त इनके ऊपर नहीं है जो वहाँ होती थी कि उन्होंने लाजमी मिलके परफॉर्म करना है। इनमें से कोई एक बंदा भी सबके बिहाफ पे परफॉर्म करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी खास बात, हम लोगों ने प्रिंसिपल एजेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वो रूल्स भी यहाँ अप्लाई हो जाएंगे और जॉइंट प्रोमिसर्स के भी सिवाय उस रूल के कि मिलके परफॉर्म करना होता है, बाकी सारे रूल भी यहाँ पे अप्लाई कर जाएंगे। तो अगर किताब से हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो कहते हैं पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ बंदों के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे एक बिजनेस के, जो वो सब कर रहे हैं या उनमें से कुछ लोग बाकियों के बिहाफ पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे मिलके भी काम कर सकते हैं और उनमें से कुछ लोग बाकियों के बिहाफ पे काम भी कर सकते हैं। फर्म और पार्टनर को अगर हम देखें तो पर्सन हु हैव एंटर्ड पार्टनरशिप विद वन अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। वो जो सब चारों लोग इकट्ठे हैं वो इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? फर्म। और उस नेम से जो फर्म का नाम है वो ऑपरेट कर रहे होंगे। देन हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी इन रिलेशन टू फर्म या पार्टनर, कोई भी ऐसा शख्स जो पार्टनर नहीं है फर्म में वो थर्ड पार्टी है। यानी कि ए बी सी डी इन चार के अलावा दुनिया का हर और बंदा थर्ड पार्टी है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी कौन सी है? एक फर्म है और एक पार्टनर है। फर्म प्रिंसिपल है, पार्टनर्स एजेंट है। हर पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो एक्ट ऑफ फर्म किसे कहेंगे? कोई भी एक्ट या ओमिशन जब सारे पार्टनर्स करेंगे या कोई भी एक पार्टनर या उनका एजेंट अगर इस इरादे से करेगा कि वो फर्म के लिए एक एनफोर्सेबल राइट क्रिएट कर रहा है। मिस्टर बी ने जाके कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी से और अपनी फर्म के नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन बाउंड हो गया? फर्म। तो मिस्टर बी का ये एक्शन ऑफ मिस्टर बी नहीं कहलाएगा, एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा। तो फर्म के एक्शन किसे कहेंगे? जब फर्म का कोई भी बंदा फर्म के इरादे से फर्म के नाम से फर्म को लीगली बाउंड कर देगा, उस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये एक्ट ऑफ फर्म है। पार्टनरशिप में कुछ बातें शायद आपको ना बताई जाएं, लेकिन जो बातें आपको नहीं बताई जाएंगी वहां आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं। हर वो जगह जहां पार्टनरशिप का लॉ खामोश है, फॉर एग्जांपल ये कंसिडरेशन नहीं बताते, ये फ्री कंसेंट के रूल्स नहीं बताते, तो वो सारे रूल्स हम अडॉप्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले। लेकिन अगर इन्होंने भी कोई रूल बताया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी बताया तो पार्टनरशिप वालों के लिए पार्टनरशिप का रूल हमेशा ज़्यादा हावी होगा। तो जहाँ क्लैश होगा हम इसे फॉलो करेंगे और जहाँ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी इस लॉ में वो हम उस लॉ से अडॉप्ट कर लेंगे। अब अगेन यहाँ पे पर कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का। चंद लोग मिलजुल के अगर आपस में काम कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनर हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उनके पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डेफिनेशन क्या थी? जब कुछ लोग मिलके आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो एक बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को शेयर किया करेंगे और वो मिलजुल के काम करेंगे। 5 बातें, कुछ लोग होने चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग की बात होनी चाहिए, कोई बिजनेस कर रहे हो और म्यूचुअल एजेंसी हो। किताब एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन कर रही है। तो हो सकता है पेपर में आपको एक सिनेरियो आए कि ये चंद लोग मिलके ऐसा काम कर रहे हैं, बताओ क्या ये पार्टनर्स हैं या नहीं है, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है। ये पांचों की पांचों शर्तें पूरी होंगी तो पार्टनरशिप होगी, वरना नहीं होगी। कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं बनाएगा। पार्टनरशिप के लिए कम से कम आपको 2 बंदे चाहिए तो फिर ये पार्टनरशिप कहलाएगी। अब कम से कम तो 2 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने? पार्टनरशिप का लॉ खामोश है। आपको याद होगा कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन के वक्त कि 20 से ज़्यादा बंदे अगर पाकिस्तान में पार्टनरशिप चला रहे होंगे तो वो गलत होगी, इलीगल एसोसिएशन होगी। तो इसका मतलब है कि 20 बंदे मैक्सिमम हैं कंपनीज एक्ट के मुताबिक। जो बैंकिंग का लॉ है वो 10 बंदों की लिमिट बताता है, वो हमारे सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो 20 से ज़्यादा नॉर्मल बिजनेस में और 10 से ज़्यादा बैंकिंग के बिजनेस में नहीं हो सकते। मिनिमम 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 हैं। और प्रोफेशनल्स आपको याद होगा उसमें हम ये गिनती काउंट नहीं करते। तो सबसे पहले 2 या मोर देन 2 पर्सन्स में ये वाली डिबेट होती है। फिर अगली डिबेट, प्रॉफिट की शेयरिंग लाजमी शर्त है। अगर एक बंदा पार्टनर है और हम उसे प्रॉफिट का शेयर नहीं दे रहे हैं, हम उसे तनख्वाह दे रहे हैं, वो पार्टनर नहीं है।
हर बंदे के लिए प्रॉफिट का शेयर होल्डर होना लाजमी शर्त है। इवन हो सकता है कि कुछ लोग लॉस का शेयर ना लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपस में तय कर लें तो ठीक है, एक बंदा कहे कि भाई मैंने लॉस का शेयर नहीं लिया, मैं सिर्फ प्रॉफिट का शेयर लूँगा, अलाउड है। लेकिन अगर एक बंदा तय करे कि मैं प्रॉफिट का शेयर नहीं लूँगा, तो फिर वो पार्टनर नहीं है और वो अरेंजमेंट पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयर होना लाजमी शर्त है। देन पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के तहत होगी, एक डीड बनेगी, पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट में सारी बातें तय की जाएंगी। मसलन कौन सी बातें? जब भी पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं तो तय करेंगे किस नाम से इकट्ठे हुए हैं, कौन सा काम धंधा करेंगे, कितने अरसे की पार्टनरशिप है, कितने पार्टनर्स हैं, हर बंदा पैसे कितने लेके आएगा, लोग काम कितना करेंगे, किसको कितना शेयर मिलेगा, इस तरह के सारे रूल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो इस एग्रीमेंट में लिख दें। पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा झगड़े इस बात पे होते हैं कि लोगों ने आपस में तय नहीं किया हुआ होता कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। जब तय नहीं किया होता तो आपस में झगड़ा हो जाता है। ये तय नहीं किया होता पार्टनरशिप ख़त्म होगी तो क्या होगा, ये तय नहीं किया होता कि नया बंदा आएगा तो चीज़ों को कैसे डिवाइड करेंगे। तो जब आपने चीज़ें तय नहीं की होती हैं एक्सप्रेसली, तो वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम्स थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। तो आइडियली दिस इज़ वेरी गुड कि ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो, और आइडियली अगर लिखा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़बानी भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। चार लोग मिलजुल के काम धंधा शुरू करें और उसके प्रॉफिट्स को आपस में बराबर डिवाइड कर लें, कुछ नहीं लिखत पढ़त की, लेकिन उनके सेक्शन से नज़र आ गया कि ये लोग पार्टनर हैं और इन्होंने आपस में चीज़ों को एग्री कर लिया। फिर एक बिज़नेस होना चाहिए। अगर चंद लोग मिलके समाज सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी तो इतने सारे इकट्ठे हैं और यहाँ मिलके बैठे हुए, लेकिन आप तो एक अच्छाई का काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप बिज़नेस नहीं कर रहे, तो फिर ये अरेंजमेंट पार्टनरशिप नहीं है। तो कुछ लोग मिलके जो है ना गरीबों की मदद कर रहे हों, यतीमों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हों, कोई सैलाब ज़दगान की मदद का इदारा बना लें, तो वो बिज़नेस नहीं है। जब वो बिज़नेस नहीं है तो उन लोगों को हम पार्टनर नहीं कहेंगे। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही तब है जब देयर इज़ अ बिज़नेस। फिर म्यूचुअल एजेंसी ज़रूरी है। हर बंदा एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। बी अगर एक काम करेगा तो ए, सी और डी लायबल होंगे। डी अगर एक काम करेगा तो ए, बी और सी लायबल होगा, और इसी तरह से डी बाकियों के काम पे भी लायबल होगा। तो ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, एक दूसरे के एजेंट भी हैं। तो किताब ने इसके ऊपर छोटी छोटी सी डिस्कशन की है, बड़ा क्विकली उसको देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल सिंगल पार्टनरशिप नहीं बनाएगा, और अगर पार्टनरशिप के नंबर 1 पे चला गया, 2 से कम हो गए, तो वो गलत हो जाएगी। मैक्सिमम लिमिट के ऊपर पार्टनरशिप का लॉ खामोश है, लेकिन कमती लॉ ने 10 बंदे बैंकिंग के बिजनेस के बारे में बताए हैं, 20 बंदे बाकी बिजनेसेस में बताए हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ 20 से ऊपर जा सकते हैं। अगर आप उस लिमिट से ऊपर चले जाएंगे तो इलीगल एसोसिएशन होगी। बात हमने कमती लॉ के पोर्शन में पढ़ी थी, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है। ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट से राइज होगा, स्टेटस से नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे कि लोग मिलजुल के काम करते नजर आ रहे हैं तो चलो भाई इनको पार्टनर कहना शुरू कर दें। उनके दरमियान एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर एक जॉइंट फैमिली है, वहाँ चंद लोग मिलजुल के कोई काम कर रहे हैं, या वालिद के असास से बच्चों को ट्रांसफ़र हुए हैं और बच्चों को कंबाइंड ट्रांसफ़र हुए हैं, तो हम बच्चों को खुद बहुत पार्टनर नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप का स्टेटस हम कॉन्ट्रैक्ट से तय करेंगे, ना कि देखेंगे कि वो दिखने में क्या लग रहा है। पार्टनरशिप में अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपको जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कॉमन रूल्स बताए हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे। आज ही चैप्टर 12 में मैं कुछ कॉमन रूल्स की बात करूंगा जो हमारी किताब ने एक्सप्रेसली कहीं लिस्ट डाउन नहीं किए, लेकिन अगर वो हमें पता होंगे तो हमारे लिए पार्टनर्स के राइट समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड में उनका यूजुअली नाम होता है, कौन सी प्लेस पे होगा, कौन कौन से और जगह पे बिजनेस होगा, कौन सी डेट पे पार्टनर्स आए, कितने पार्टनर्स हैं, क्या नाम है, क्या पर्पज़ है, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, कितना कैपिटल लोग लेके आ रहे होंगे। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 85 बातें हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, पार्टनर मस्ट एग्री करेंगे वो एक बिजनेस करेंगे। अगर कोई बिजनेस नहीं है तो यहाँ कोई क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। अगर कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं तो हम इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। मैं इसलिए तेज़ी से वो कर रहा हूँ कि बस इंग्लिश देख ली जाए, बातें हम लोगों ने पहले कर ली हैं। हर पार्टनर जो है वो शेयर होल्डर होगा प्रॉफिट का, फॉर श्योर प्रॉफिट लाजमी लेके जा रहा होगा। लॉस का हिस्सेदार हो या ना हो शर्त नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सेदार होना शर्त है। अगर एक बंदा सैलरी पे है तो हम उसे पार्टनर नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसकी सैलरी ये है कि 5% ऑफ प्रॉफिट, अब चूंकि प्रॉफिट का हिस्सेदार है तो अब हम उसको पार्टनर कह सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि हर पार्टनर एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। एजेंट इस सेंस में है कि उसकी कैपेसिटी है कि वो बाकी फर्म को बाउंड कर दे अपने एक्ट से, और प्रिंसिपल इस सेंस में है कि वो बाकी पार्टनर्स के एक्शन से लायबल हो रहा होता है।
तो ये 5 बातें हैं, 5 बातें अगर मौजूद होंगी तो हम कहेंगे ये पार्टनरशिप है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ किताब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बारे में कोशिश करती है कि कंपनी लॉ वाली कंपनी से इसको डिफ्रेंशिएट कर दे। तो पार्टनरशिप का कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होता था, पार्टनरशिप लीगल पर्सन नहीं है, ये चारों को कलेक्टिवली पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप का अलग से कोई लीगल वजूद नहीं है, ये अपने नाम से डीलिंग नहीं कर सकती, ये अपने नाम से एसेट नहीं खरीद सकती। तो पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स के नामों पे एसेट खरीदेगी, पार्टनर्स के नामों पे बैंक अकाउंट चलाएगी, पार्टनर्स के नामों से लीगल केस करेगी। तो पार्टनरशिप एक अलग वजूद नहीं है जैसे कंपनी होता था। इसी तरह से कोई भी बंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पार्टनरशिप से, तो टेक्निकली वो तमाम पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट करता था वो उसके मेंबर से नहीं करता था। याद है, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती थी। पार्टनरशिप फर्म में उनकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है और वो पर्सनली लायबल हैं। जो भी पार्टनरशिप पैसे नहीं दे सकेगी तो हर पार्टनर पर्सनल कैपेसिटी में लायबल होगा वो अमाउंट पे करने का। ये सारे फीचर्स कंपनी में नहीं होते थे। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन होती थी, परपेचुअल सक्सेशन, जब मर्जी जो मर्जी आए जो मर्जी चला जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और लिमिटेड लायबिलिटी होती थी। यहाँ नए बंदे आने जाने से भी पार्टनरशिप को फ़र्क पड़ता है, यहाँ इनकी लिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं है, और यहाँ ये एक सेपरेट लीगल शख्सियत भी नहीं है। यहाँ तक हमने जो एक ओवरऑल आइडिया देखा है, इसमें कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन बताए जी। अगर इम्प्लाइडली बन सकते हैं पार्टनरशिप, ठीक है, तो अगर एक वालिद है, उसका बच्चा उसके बाद जानशीन होता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब वालिद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, ठीक है, तो बच्चा खुद ब खुद उस पार्टनरशिप में आके काम करने लग जाता है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं, तो फिर भी वो इम्प्लाइडली तौर नहीं जी। इन्होंने कहा कि अगर एक बंदे की डेथ हो गई और उसका बच्चा खुद ही से ही, जो उसका फादर जो बिजनेस में था, वहाँ जाके बैठना शुरू कर दे और सारे काम वगैरह चल रहे हों, और उसके बाद एंड पे वो जो प्रॉफिट वगैरह है अगर वो भी शेयर हो रहा है, अगर तो सारी निशानियाँ पूरी हो रही हैं, तो हम कह देंगे कि यहाँ इम्प्लाइड एक एग्रीमेंट मौजूद है। लेकिन अगर वो खुद अपनी पसंद से जाके काम करना शुरू कर दे और साल के एंड पे जो है कोई उसे पैसे भी ना दे रहा हो और किसी से उसने बात भी नहीं की, तो ऐसे में उसका खुद जाके काम कर देना हरगिज़ उसको पार्टनर नहीं बनाएगा, जब तक कि बाकी सारे पार्टनर्स के एक्शन से ये नज़र नहीं आ रहा कि वो पार्टनर है। हाँ, अगर उसने जाके काम करना शुरू कर दिया और एंड पे प्रॉफिट्स में से उसको कुछ हिस्सा दे दिया, तो ये समझा जाएगा कि पार्टनर्स ने उसको उतने % का पार्टनर तस्वुर कर लिया। तो इसलिए सबसे अच्छी बात होती है कि हम एम्प्लॉयड के चक्कर में ना पड़ें। ऑप्शन अलाउड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्टनरशिप एक्सप्रेस रिटर्न एग्रीमेंट से हो, ताकि कन्फ्यूजन्स डाउट ही ख़त्म हो जाएं सारे के सारे जी। जी, अब अगेन एम्प्लॉयड पार्टनरशिप होती है नहीं होती, हो सकती है, अल्लाह खैर करे। चले ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है, अब बाद में नज़र आ गया। तो ये एम्प्लॉयड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ कि पसंदीदा एक्सप्रेस है, लिख के बोल के हो तो कन्फ्यूजन नहीं होती जी। एम्प्लॉयड कैसे हो सकती है? 4 बंदे बैठे बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा यार आजकल जो है ना वो चांदी बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, चांदी खरीद के ना उसमें बड़ा फ़ायदा है। तो यार तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा मेरे पास 2 लाख है। तुम्हारे पास कितने हैं? यार 2-2 लाख है सबके पास। यार पैसे जोड़ते हैं। पैसे जोड़े, जाके चांदी खरीदी और उस पर जो दुकानदार का कमीशन वगैरह था वो माइनस किया, और फिर कुछ ऐसे बात साथ साथ देखते रहे इंटरनेट पे क्या रेट चल रहा है। फिर एक दिन एक बंदे ने कहा यार चांदी का रेट बढ़ गया है, क्या ख्याल है बेचें? हाँ हाँ सब तैयार हैं, चलो जाके चांदी बेच देते हैं। चांदी बेची, जो खर्चा वगैरह था माइनस किया, और जो पैसे थे वो इक्वली डिवाइड कर लिया, तो बन गई पार्टनरशिप। बोला कुछ नहीं, लिखा कुछ नहीं, लेकिन इनके तमाम एक्शंस, पैसों का जोड़ना, एक बिज़नेस शुरू करना, उसके प्रॉफिट्स को आपस में तकसीम करना, जिस रेशो से पैसे दिए तो उस रेशो से वापस ले लेने से ऑटोमेटिकली सारी बातें पूरी हो गई जी। अब अगेन किस नाम पे ख़रीदें ये भी हो सकता है कि जी वहाँ जाके कहें कि यार हम 4 में से किसी एक बंदे के नाम पे चांदी खरीद लेते हैं। अगर उनकी कॉन्सेंट है तो जब भी ये सलाह मशवरा कर रहे हैं, एक दूसरे को इजाज़त दे रहे हैं कि तुम ये काम कर लो, तुम इस तरह से कर लो, पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपस में इम्प्लाइडली एक पार्टनरशिप तो कर ली। लेकिन मैं अगेन बार बार बता दूं कि ये अच्छी फॉर्म नहीं है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी कि आप कहेंगे नहीं सर अगर वो ऐसे हो जाए, नहीं अगर ऐसे हो जाए। जब इसमें इतना डाउट है तो अच्छी बात क्या है? एक्सप्रेस हो। बट बताना ही चाह रहा हूँ कि मना नहीं है इम्प्लाइड पार्टनरशिप जी। जी क्या चीज़?
जी जी इसमें वो एग्रीमेंट जो एसेंशियल है इसका पार्टनरशिप जी, इन्होंने कहा जो एग्रीमेंट है वो असेंशियल है। अब एग्रीमेंट में मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि कागज़ पे लिखा हुआ एग्रीमेंट असेंशियल है। एग्रीमेंट कहते हैं एक ऐसे लफ्ज़ को जिसका मतलब है कि दो लोग एक बात को एग्री कर रहे हैं। तो वर्ड एग्रीमेंट का मतलब हमेशा फिजिकल एग्रीमेंट नहीं है, ज़बानी भी हो सकता है और दिलों में भी हो सकता है। लाइट अथॉरिटी में हो गया एग्रीमेंट ये जी बिल्कुल हो गया, यानी कि जब ये, मुझे बताएं इस चांदी वाले में क्या एग्रीमेंट था इनके बीच में? कागज़ पे कुछ नहीं आया, लेकिन ज़रा सोच के बताएं इन्होंने क्या तय किया था? हम इकट्ठे होंगे, हम मिलके पैसे जोड़ेंगे 2-2 लाख, हम चांदी का बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस के खर्चे उसमें से माइनस करेंगे, फिर उसको एक महंगे रेट पे बेचेंगे, फिर प्रॉफिट को आपस में बराबर रेशो से तकसीम करेंगे। सारी बातें तो तय की हैं, बस दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जो हो रहा था वो यही तो हैपनिंग थी। तो जिस तरह से एग्रीमेंट बनता है इस तरह से एग्रीमेंट चेंज भी इम्प्लाइड तरीके से ही हो जाता है। लेकिन वही वाली बात कि इसके सबूत साबित करने पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस एक्शन का क्या मतलब था, उस एक्शन का क्या मतलब था। तो आइडियल बात है कि लिख के हो, लेकिन मना नहीं है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। बात समझ आई? एक स्टेप आगे जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट या जॉइंट ओनरशिप, कुछ लोग कई दफ़ा कुछ एसेट्स के कंबाइंड मालिक होते हैं और हम गलत फहमी में उनको पार्टनर कंसिडर कर बैठते हैं। दो भाई हैं, एक घर है, फादर ने एक घर उन दोनों भाइयों को कंबाइंड दे दिया। एक फ्लोर पे एक भाई रहता है, दूसरे फ्लोर पे दूसरा भाई रहता है। एक बंदे ने अपना घर किराए पे दिया और उससे जो पैसे आए घर की मुरम्मतें वगैरह और वो सारे खर्चे करने के बाद उसने कहा लो जी मुझे प्रॉफिट हो गया। ऊपर वाला फ्लोर ऊपर वाले भाई ने किराए पे दिया और उससे जो उसको पाया वो उसने अपना प्रॉफिट तस्वुर कर लिया। ये पार्टनर्स नहीं है, ये उस घर के कंबाइंड ओनर है, लेकिन इनका पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों किसी दिन इकट्ठे होते और कहते यार एक घर किराए पे ना दे दे, मिलके दोनों मिलके पूरा घर किराए पे देते, उसके किराए में से खर्चे सारे माइनस करते और प्रॉफिट को आपस में तय कर लेते, भाई मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है तो चलो मेरे पास ज़्यादा प्रॉफिट, तुम्हारे पास कम, या आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर लेते, तो ये पार्टनरशिप बन जाती। इसका मतलब है पार्टनरशिप और नॉट पार्टनरशिप में जो मेजर फ़र्क है वो नीयत का है। तो कुछ लोगों के पास जॉइंट इंटरेस्ट हो किसी प्रॉपर्टी में, किसी एसेट के कंबाइंड हिस्सेदार हो, वो इटसेल्फ खुद ब खुद उनको पार्टनर नहीं बना देगा। इन लोगों को हम कहते हैं ये को ओनर्स है, उस प्रॉपर्टी के कंबाइंड मालिक हैं। एक गाड़ी दो बंदों की इकट्ठी हो सकती है, एक प्लॉट दो बंदों का इकट्ठा हो सकता है, कोई एसेट दो बंदों के इकट्ठे हो सकते हैं। तो जब भी कोई भी एसेट दो लोगों का मिलजुल के हो तो ज़रूरी नहीं कि उनके दरमियान पार्टनरशिप हो। तो यहाँ किताब अचानक से पार्टनरशिप फॉर्म और को ओनरशिप का डिफरेंस बताने लग जाती है। वो कहते हैं पार्टनरशिप तो एक एग्रीमेंट से बनता है, को ओनरशिप के लिए एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है, हर बंदे का अपना अपना एसेट का हिस्सा है, वो जो जाने जैसे मर्जी करे। यहाँ बिजनेस लाजमी है, वहाँ ज़रूरी नहीं। हो सकता उनमें से एक भाई अपने घर में खुद रहता हो और दूसरे ने किराए पे दिया वो, तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उसमें से बिजनेस भी कर रहा हो। यहाँ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हैं, वहाँ कोई मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट लॉ ने हमें नहीं बताई हुई। वहाँ प्रॉफिट लाजमी मिल के शेयर करना है, यहाँ प्रॉफिट शेयर करने की कोई शर्त नहीं। वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ये एक दूसरे के एजेंट नहीं है। वहाँ पे पार्टनर बगैर बाकियों से पूछे अपना हिस्सा किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन को ओनर अपना हिस्सा दूसरे की रजामंदी के बगैर भी आगे किसी को ट्रांसफ़र करना चाहे, देना चाहे या उसके साथ डील करना चाहे तो वो कर सकता है। तो को ओनर और पार्टनरशिप में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसी तरह से किताब एक और लिस्ट हमें बताती है जो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछा गया रटे वाला सवाल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस है या नहीं है। जब भी कोई बंदा पार्टनरशिप में मौजूद होता है तो एक लाजमी शर्त होती है कि वो प्रॉफिट का हिस्सा लेके जाए। हर वो बंदा जो पार्टनर है उसके लिए क्या वाजिब है कि उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिले, लेकिन हर वो बंदा जिसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है कंफर्म नहीं है कि वो पार्टनर भी हो। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है लेकिन पार्टनर नहीं होते। किताब ने कुछ एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल लेंडर, जो एक बंदा आपको पैसे दे रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि जी पैसों पे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो तो गैर शरई है। उसने कहा कोई बात नहीं, तो मेरे से लोन लो 1 करोड़, मुझे जब तक लोन वापस नहीं करते प्रॉफिट का 20% देते रहो। तो हम उसको 20% प्रॉफिट दे रहे हैं लेकिन वो पार्टनर नहीं है, वो लेंडर है। फिर इसी तरह से कोई सर्वेंट या एजेंट है, हमने उसको तनख्वाह के तौर पे कहा कि तुम्हें प्रॉफिट का 3% शेयर भी दे दिया करेंगे। इसका भी ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो आपका पार्टनर बन गया। जब तक आप एग्री नहीं करते एक बंदे को पार्टनर बनाने का, तो किसी को प्रॉफिट का शेयर मिलने से
वो पार्टनर नहीं बन जाता। एक बंदा है, उसकी बेवा को, बंदे की डेथ हो गई अचानक से, और फिर जब उसके घर वाले आए तो पार्टनरशिप ने कहा एक काम करें, हम आपको शेयर देते रहते हैं, जो उसको ज़िंदगी में मिल रहा था आपको देना शुरू कर देते हैं। अब वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। पार्टनर कई दफ़ा अपने हिस्से का ट्रांसफर भी बना सकता है। पहले ही हमारे सिलेबस में था और अभी रिसेंटली चंद दिन पहले सिलेबस से निकाल दिया उन्होंने। सिलेबस से तो शुरू में निकल गया था सेशन के, लेकिन किताब में पढ़ा हुआ था, अब उन्होंने किताब से भी हटा दिया। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट में होता है कि आप अपना हिस्सा दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर्स में से एक पार्टनर कहता है फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रॉफिट है आपने मस्जिद को दिया करना है, तो मस्जिद को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, लेकिन मस्जिद पार्टनर नहीं है। माइनर, जिसको बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐड कर दिया जाए, ये चैप्टर 13 में जाके इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक बच्चे को किस तरह से हम पार्टनरशिप में हिस्सा दे देते हैं। प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल वगैरह। अगर एक बंदा छोड़ के पार्टनरशिप जा रहा है और हम उसको उसका हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन अभी गुडविल का हिस्सा उसे नहीं दिया, ज़्यादा गुडविल। तो फॉर एग्जाम्पल वही जो मिठाइयों वाली दुकान थी, वो अगर 2 बंदों की हो और एक बंदा छोड़ के जा रहा हो, तो आपने उसका एसेट्स में से हिस्सा उसको दे दिया, लेकिन गुडविल का कहा कि यार एक काम करता हूँ अगले 2 साल तक तो मैं 10% प्रॉफिट देता रहता हूँ, ताकि तुम्हारा जो गुडविल वाला कर्ज भी मेरे ऊपर से अदा हो जाए। तो किसी को गुडविल का हिस्सा अगर मिल रहा है एज अ प्रॉफिट की परसेंटेज, तो वो भी पार्टनर नहीं बन जाता। तो ये सारे वो लोग हैं जिनको पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स का हिस्सा मिल रहा है, लेकिन ये पार्टनर नहीं है। लेंडर हो सकता है, सर्वेंट एजेंट हो सकता है, विडो हो सकती है, या बच्चा हो सकता है, उसका ट्रांसफरी हो सकता है, माइनर जिसके बारे में भी डिटेल से हमने पढ़ना है, या पिछला ओनर या पिछला पार्टनर जिसको हम गुडविल का हिस्सा दे रहे हैं। तो इन सब लोगों को पार्टनरशिप का प्रॉफिट मिलने से हरगिज़ ये पार्टनर नहीं बन जाते। यहाँ अगर कोई क्विक सवाल है तो बताएं, आगे चलते हैं। अगर कोई पार्टनर अपना मतलब सेल कर दे हिस्सा किसी और बंदे को, अगर एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी और बंदे को दे दे तो फिर क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, ट्रांसफर ही कहलाएगा। ट्रांसफर ही कराएगा। जो बंदा अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे देगा वो ट्रांसफर ही कराएगा। कैसे देता है, उसके पास क्या राइट्स होंगे, अब हमने नहीं पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह जी। पार्टनरशिप में 3 बंदे और इन्होंने मतलब किसी से पैसे लिए और वो अभी देने। पार्टनरशिप में 3 बंदे थे और उन्होंने किसी से पैसे पकड़े और वो पैसे उस बंदे के देने हैं। उसमें सर अभी एक बंदा बैंकक्रप्ट हो गया है, वो इंसॉल्वेंट है, एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो ये दोनों बंदे तो फिर बाकी दोनों को देने पड़ेंगे पैसे। वही जॉइंट प्रोमिसेस वाले रूल हैं, आपको करना है, सबने मिलजुल के परफॉर्म करना है। और अगेन अगर कोई बैंकक्रप्ट हो गया या डिफॉल्ट कर गया तो फिर बाकियों को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। वापस इधर आते हैं, पार्टनरशिप की किस्में। ये चैप्टर बताता है पार्टनरशिप कैसे कहते हैं, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देता है और फिर ये पार्टनरशिप की किस्मों पे बात करता है। पार्टनरशिप की 2 मशहूर किस्में हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या स्पेसिफिक पार्टनरशिप, और दूसरा एट विल। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपने एक पार्टनरशिप एक खास टाइम, मुद्दत, इवेंट, पर्पस के लिए की है। अगर 4 दोस्त इकट्ठे हों और कहें फॉर एग्जांपल 4 दोस्त इकट्ठे हों और कहें ये चांदी खरीद के और चांदी बेचने तक हम लोग आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो जिस दिन चांदी बिकेगी उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। हो सकता है वो आपस में कहें कि हम 2 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। हो सकता है वो कहें कि गवर्नमेंट ने जो हमें ब्रिज बनाने का दिया है काम, ये जब ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट के पैसे आ जाएंगे, हम तब तक पार्टनर हैं। तो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप हो सकता है पार्टनर्स एक टाइम, मुद्दत, इवेंट या पर्पस तय कर लें कि जिस पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा तय कर लिया तो अब इन सबको उस टाइम, पर्पस, मुद्दत तक साथ रहना होगा। बीच में कोई छोड़ के जाएगा तो मैं कहूँगा उसने ब्रीच की है, उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, क्योंकि उसके साथ तय हुआ था कि 2 साल तक रहेगा। अब सारे लोग अपना पैसा लगा दें, अचानक से एक बंदा 2 महीने बाद कहे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा। तो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्टनरशिप में आप एक टाइम, मुद्दत, पर्पस वगैरह तय कर लेते हैं। अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए ऐसा कुछ ना तय करें और पार्टनर के यार जब तक चलेगा चलाएंगे, तो ये पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। पार्टनरशिप एट विल में एक बंदे का भी अगर दिल कर रहा है पार्टनरशिप बंद करने का, वो आएगा, वो नोटिस देगा, पार्टनरशिप उसी दिन खत्म हो जाएगी। या तो जिस दिन नोटिस दिया उसी दिन खत्म हो जाएगी, या नोटिस में लिखा होगा जी 5 तारीख से पार्टनरशिप खत्म, तो जब 5 तारीख आएगी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल, जहां कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनर्स के बीच में फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इस तरह की पार्टनरशिप में आपने कोई रूल नहीं रखा होता कि पार्टनरशिप कब खत्म होगी। कोई भी पार्टनर इज फ्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। फर्म डिसॉल्व हो जाएगी जिस दिन उसने नोटिस दिया, या नोटिस में जो डेट मेंशन की उस दिन फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अगर ये तय करते हैं कि जिस दिन हम सारे इकट्ठे होकर मिल के तय करेंगे पार्टनरशिप को बंद करें, तो ये एट विल नहीं रहेगी, क्योंकि एट विल का मतलब है हर बंदे की मर्जी है।
पार्टनरशिप एट विल है जो चल रही है, और जब किसी का दिल करे पार्टनरशिप बंद कर दे। लेकिन अगर आपने एक इवेंट रख दिया कि पार्टनरशिप उस दिन खत्म होगी जब हम सारे मिलके एग्री करेंगे, तो ये भी एट विल से बाहर निकल गई, ये भी पर्टिकुलर बन गई, क्योंकि आपने एक इवेंट डिफाइन कर लिया है जिस दिन हम सब इकट्ठे होंगे। अदरवाइज पार्टनरशिप एट विल क्या थी, जब दिल करेगा हम छोड़ देंगे। एक दफा दूसरे से कंपेयर कर लें, फिर सवाल ले लेते हैं। दूसरे में क्या है, जहां पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज या स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर। या अब अगर पार्टनर उसके बाद कंटिन्यू करने का डिसाइड करें कि यार अच्छा रहा, मजेदार रहा, चलो चलाते हैं, और फिर ना तय करें कि किस टाइम किस मुद्दत के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली एट विल बन जाएगी। तो बेसिकली पर्टिकुलर वो है या स्पेसिफिक वो है जिसमें ख़ास टाइम, मकसद, मुद्दत डिफाइन हो, और एट विल जब तक दिल है हम चलाते रहेंगे। सवाल सर अगर हम ये कर लें जब मर्जी पर नोटिस जब देंगे उसके महीने बाद पार्टनरशिप एंड होगी, जी जी बिल्कुल, तो ये भी पार्टनरशिप विल होगी कि पार्टनरशिप एट विल ही है। असल में एट विल में आपने ऑप्शन दिया है कि जब किसी का दिल करेगा वो उसे ख़त्म कर दे। उसका दिल था ख़त्म करने का, उसने कहा बस मैं नोटिस दे रहा हूँ, महीने बाद ख़त्म, तो वो महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये इनिशियली बनी क्या थी, एट विल ही बनी थी। अब इसका इख्तिताम पे उन्होंने रखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर कोई भी दिन ऐड कर सकता है। जी मतलब के सारों के लिए ये एक मैंडेटरी है, जब वो उसने खत्म करनी है तो एक महीने का नोटिस होगा, उसके बाद होगा। जी, अगेन अगर तो ये शर्त रख दी जाए कि कोई ख़त्म तब तक नहीं कर सकता जब तक वो एक महीने का नोटिस ना दे दे, तो फिर ये एट विल से थोड़ी सी आउट हो जाएगी। एट विल तो अपनी मर्जी है ना, तो एक बंदे का जब दिल कर रहा है, उसे लग रहा है कि भाई अब कल परसों कोई गलत फैसला करने वाले हैं सारे, उसने कहा यार मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, उसके पास हमेशा इख्तियार होना चाहिए। एट विल है ही वो जिसमें हर बंदा हमेशा आज़ाद है कि जब उसका दिल करे वो पार्टनरशिप को बंद करने का नोटिस दे सकता है। जी जी, अब अगेन जब वो छोड़ के जाएगा तो जो लाइबिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट होंगी उनका क्या होगा, जो उसकी मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी जिम्मेदारी, उसको ऐसे जाने थोड़ी देंगे। जब छोड़ के जा रहा होगा तो उस वक्त तक जितनी लाइबिलिटीज़ हैं, जितने एसेट्स हैं, नेट एसेट्स इसीलिए तो हम बोलते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो उसको जो वापसी पे शेयर मिलेगा वो नेट एसेट्स का शेयर मिलेगा, तो लाइबिलिटीज़ में से भी उतना पोर्शन उसका डिडक्ट हो जाएगा। वो चला गया, हम वो पैसे दे रहे हैं क्योंकि हमने उसके जाते हुए हिस्से में से काट लिए हैं। जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डिफाइंड टाइम तक साथ रहना ज़रूरी है पहले? जी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या डिफाइंड टाइम तक साथ रहना ज़रूरी है? यस ज़रूरी है। अगर बीच में कोई छोड़ेगा तो मैं उसे कहूँगा कि उसने ब्रीच की है। एक बंदा देखे ना, 5 बंदों ने कहा हम 5 साल तक मिलके पार्टनरशिप करेंगे, एक बेस बनाएंगे, एक काम शुरू करेंगे, 3 साल लगते हैं उसको लॉस से निकलने में, अगले 2 साल प्रॉफिट होंगे। 5 लोग बड़े जोशो खरोश से शुरू हो गए, 3 लोग पहले ही साल भाग गए। अब पैसे भी बाकियों को लगाने पड़ रहे हैं, मेहनतें भी ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी ना रहे, तो इन बेचारों का कसूर क्या है? ये तो इस इरादे से आए थे ना कि हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप छोड़ना बगैर बाकियों की इजाज़त के गुनाह है, ब्रीच है। लेकिन एट विल में एन सवाब है, क्योंकि तय ये है कि जब मर्जी जो मर्जी छोड़ दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक टाइम ऐसा हो जैसे ठीक है हमने मास पे जाना है और इसका एग्रीमेंट है, जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। जी, अब अगेन उन्होंने कहा कि जी हमने अगर फ़र्ज़ करें मार्च पे जाना है या हमने फ़लाना जगह जाना है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या वो जो आपस में तय हुआ है वो आपको वर्केबल, लॉफुल और वो लग रहा है रियलिस्टिक। अगर वो है और आपस में तय हुआ है कि हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट मार्च पे जाके करेंगे, तो जब तक हम मार्च पे पहुंच के प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं कर देते तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। तो जब तक वो मार्च पे नहीं चले जाते पार्टनरशिप रहेगी। हाँ, मरना एक्सेप्शन है, अगर कोई मर जाए तो फिर वो ब्रीच नहीं काउंट होगी। ये विल तो नहीं होगी जी, एट विल नहीं है, पर्टिकुलर हो गई क्योंकि इवेंट बता दिया। अगर ये कुछ भी ना बताया हो तो फिर अगर कुछ भी नहीं बताया तो एट विल। जब कुछ नहीं तय हुआ हुआ तो हर बंदा आज़ाद है, जब मर्जी नोटिस दे दे। पॉसिबल हो या ना हो ये डिफाइन नहीं है। जी पॉसिबल हो या ना हो ये जी, अब सवाल ये कि क्या पॉसिबल हो या ना हो, अगेन पर्पस लॉफुल होना चाहिए। और आपको याद है जब ये खामोश है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इम्पॉसिबल चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। एनी एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल चीज़ पे होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा। और पार्टनरशिप के दरमियान क्या है? एग्रीमेंट। तो जो यहाँ नहीं बोलेंगे वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल उठा के फॉलो करेंगे। जो म्यूचुअल कंसेंट पे डिसॉल्व होगी वो भी पर्टिकुलर कहलाएगी। जी, जो म्यूचुअल कॉन्सेंट पे डिफाइन होगी क्या वो पर्टिकुलर कहलाएगी? अगर पहले दिन शर्त ही रख दी कि ये तभी डिसॉल्व होगी जब सारे राजी होंगे, तो ये भी एक इवेंट है, ये भी पर्टिकुलर हो गई। लेकिन अगर उस दिन मतलब लोगों ने पार्टनरशिप शुरू की, जब मर्जी जो मर्जी नोटिस दे दे, इत्तफाकन एक ही दिन सबने नोटिस दे दिया, तो
तो इसको हम पर्टिकुलर नहीं कहेंगे, ये तो एट विल ही थी। तो पार्टनरशिप बनते वक्त क्या शर्त रखी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर बनते वक्त कोई इवेंट, टाइम फ्रेम कुछ इस तरह से रख दिया तो वो बन गई पर्टिकुलर, और अगर कुछ नहीं तय किया तो ये एट विल है। क्लियर? एक आखिरी सवाल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सारे मिल जाए और सारे उनकी म्यूचुअल कंसेंट ये को नहीं करना है आपसे। जी, अब अगेन अगर सारे मिलके कहें कि यार ख़त्म करते हैं इस पार्टनरशिप को, तो भी ये तो खामोश है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बताया था? म्यूचुअल एग्रीमेंट से ओरिजिनल एग्रीमेंट को आपस में खुद ही से पार्टीज ख़त्म करना चाहें तो कर सकती हैं। अब वो ब्रीच काउंट नहीं होगी। ब्रीच कब काउंट होती है? जब एक बंदा रिफ्यूज़ कर दे अदर देन दो सिचुएशन जहां एक्सक्यूज हो जाए लॉ की तरफ से। और हमने उन एक्सक्यूजेज में देखा था इम्पॉसिबिलिटी, इलीगैलिटी, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो अगर वो आपस में खुद ही से मिलकर ख़त्म कर दें, उनकी मर्जी। मेजोरिटी खत्म करना चाहिए तो करिए। जी, अब अगेन मेजॉरिटी क्या कर सकती है और 100% लोग क्या करेंगे? पार्टनरशिप का बिजनेस चेंज करने का फैसला 100% से होगा। अगर आप एक बिजनेस छोड़ के नए बिजनेस पे जा रहे हैं, हाँ एक नया बिजनेस एडिशनली शुरू कर रहे हैं, मेजॉरिटी से हो जाएगा। एग्रीमेंट में तब्दीली कर रहे हैं, 100% से होगा। कोई डिसीजन लेना है, ये काम करें, वो काम करें, वो इन्वेस्टमेंट करें ना करें, मेजॉरिटी से हो जाएगी। तो सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ें चल रही होंगी पार्टनरशिप में, लेकिन जो बड़े फैसले हैं वो 100% कॉन्सेंसस से होंगे। पार्टनरशिप बदलना, नया पार्टनर लेके आना, पुराने पार्टनर को निकालना, रेशोज चेंज करना, एग्रीमेंट की टर्म्स चेंज करना, 100% मेंबर मानेंगे तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो 1 करोड़ सवालों के बाद वापस इधर चलते हैं। याद रहे कि क्रैश कोर्स है, लेकिन चलें अच्छा, अगर कन्फ्यूजन तो रिजॉल्व हो, लेकिन फिर हमारा जो बड़ा टारगेट है वो भी मीट नहीं हो रहा होता। हमने आधे घंटे में चैप्टर ख़त्म करना था, तो हम 40 मिनट से ही चैप्टर पढ़े जा रहे हैं और अभी भी बातें रहती हैं। पार्टनरशिप की जो टाइप्स देख ली, उसके बाद अब हम पार्टनर्स की किस्में देख रहे हैं। पार्टनर्स की कुछ मशहूर किस्में बाद में इंग्लिश जल्दी से देख लेंगे। एक्टिव पार्टनर सबसे मशहूर, सबको काम करता नजर आ रहा होता है, डे टू डे अफेयर्स चला रहा होता है, एग्रीमेंट कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, सबको बड़ा एक्टिवली नजर आ रहा होता है। ये है हमारा एक्चुअली एक्टिव पार्टनर। इसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं कभी कभी। कुछ लोग होते हैं जो सामने सामने बहुत वाजे नजर नहीं आ रहे होते, काम नहीं कर रहे होते, सबको पता होता है ये पार्टनर है, लेकिन ये ज़्यादा काम नहीं करते। ज़्यादातर इन्वेस्टर तबीयत के लोग होते हैं साइलेंट इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं? ये पार्टनरशिप में आ जाते हैं, लेकिन डे टू डे अफेयर्स को एक्टिव पार्टनर चला रहा होता है। लोगों को पता होता है यार वो 4 पार्टनर है, वो एक तो साइलेंट है, वो 3 है जो बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं। तो वो 3 एक्टिव हो गए और वो जो एक खामोश है वो साइलेंट पार्टनर है। वो अपने तौर पे पार्टनर्स के साथ बैठ के उन्हें ज़रूर मशवरे देता होगा, लेकिन दुनिया के सामने वो काम नहीं करता। दुनिया हमेशा एक्टिव पार्टनर से डील करती है। साइलेंट पार्टनर की एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है स्लीपिंग पार्टनर। ये साइलेंट भी होता है और सो भी रहा होता है। ये दूसरे कमरे में जाके सो रहा होता है, इसका पता भी नहीं होता किसी को। सारे मानते हैं ये 3 पार्टनर है, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक वो 4 पार्टनर होते हैं और एक पार्टनर दुनिया के सामने आया ही नहीं होता। तो ना उसकी एग्जिस्टेंस दुनिया को पता होती है, ना वो काम करता नजर आ रहा होता है। साइलेंट पार्टनर जो है उसकी एग्जिस्टेंस पता होती है, लेकिन वो काम करता नजर नहीं आता। तो एक इस तरह से स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। फिर किताब कहती है कि कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे, अदरवाइज हिस्सा नहीं लेंगे। जल्दी से एक दफ़ा इन 4 को देख लेते हैं, उसके बाद अगले 2 पे बात कर लेंगे ताकि आपको भूल ना जाए जो हमने बातें की हैं। एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल पार्टनर, एक पार्टनर जो एक्टिवली काम कर रहा है, एंगेज है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, ये एजेंट होता है फॉर ऑल अदर पार्टनर्स और ये अपने एक्शन से बाकी सबको बाइंड कर सकता है। फिर स्लीपिंग ए डॉर्मेंट पार्टनर, नॉट नोन एज सच एज पार्टनर टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को नॉर्मली इसके बारे में नहीं पता होता। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में अपने तौर पे हिस्सा लेना चाहे बाकी पार्टनर्स के साथ मिलके तो ले ले, लेकिन दुनिया के सामने नहीं। बंद कमरे में बैठ के फैसले हो रहे होंगे तो उसमें ज़रूर साथ दे दे, लेकिन दुनिया को इसकी मौजूदगी का नहीं पता। बाकी पार्टनर्स की तरह पैसे भी लाएगा, शेयर भी लेगा, सारा कुछ है, इक्वली लायबल भी होगा, लेकिन बस इसका पता नहीं है। और इसको पब्लिक नोटिस भी नहीं देना। जब ये छोड़ के जाएगा फर्म तो इसे बताना नहीं है दुनिया को, क्योंकि दुनिया को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो समटाइम कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस भी दुनिया को नहीं पता होती, और समटाइम साइलेंट पार्टनर होते हैं जो मौजूद होते हैं लेकिन काम नहीं करते। दोज हु बाय एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर हैव नो वॉइस इन मैनेजमेंट, लेकिन शेयर भी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, फुली लायबल भी होते हैं, सब कुछ वैसे ही है। बस फ़र्क ये है कि दुनिया के सामने ये लोगों के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। सबको पता होता है यार ये बंदा डील नहीं करता, डील वही 3 करते हैं, लेकिन इस बंदे की मौजूदगी का पता है सबको। और स्लीपिंग में
उसकी मौजूदगी का ही नहीं पता। देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, एक पार्टनर हो सकता है एग्री कर ले कि वो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा जबकि लॉस का शेयर नहीं लेगा। थर्ड पर्सन की नज़र में तो सब जॉइंट एंड सेवरल हैं, वो इससे भी रिकवर कर सकता है, ये फिर बाद में बाकियों से कहेगा मैं लॉस का हिस्सेदार नहीं था। तो कुछ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो और लॉस ना हो, ये बात हमने इससे पहले भी की थी। इन चार में जल्दी से कोई एक सवाल जी। सर अगर स्लीपिंग या साइलेंट पार्टनर किसी का डील कर ले लेकिन वो अगर स्लीपिंग या साइलेंट पार्टनर किसी के साथ डील कर ले तो वो बहुत बेवकूफ़ आदमी है जिसने इसके साथ डील किया। पहली बात ये कि स्लीपिंग तो स्लीपिंग रहेगा ही नहीं अगर उसके बारे में किसी को पता है कि इनका पार्टनर है। तो जो डील कर रहा है वो एक अजनबी शख्स से डील कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है उसके बारे में, उसको तो छुपाया हुआ है। और जो साइलेंट है उसके साथ जो डील करेगा तो कल को फर्म वाले कह सकते हैं कि जी हमने सबको बताया हुआ था कि हम 3 काम करते हैं, हमसे डील करना है, जब आपको पता था इससे डील नहीं करना, अब आपने डील की है, जो नुकसान हुआ आपको और इसका मामला है, पार्टनरशिप उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने दुनिया को क्या बताया हुआ है। तो साइलेंट पार्टनर के बारे में दुनिया को पता होता है कि ये डील नहीं कर रहा, और स्लीपिंग की तो मौजूदगी ही खुफिया होती है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। सब पार्टनर का कॉन्सेप्ट, एक पार्टनर अपने हिस्से को किसी और पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ शेयर कर लेता है। एक पार्टनर को कहा गया कि तुमने 1 लाख रुपए लेके आना है बिजनेस में, हम 4 पार्टनर हैं, चारों 1-1 लाख लेके आएंगे और हर बंदा 25% ले जाएगा। उसने क्या किया, अपने भाई से कहा कि तुम मुझे 60,000 दो, मैं तुम्हें एक पार्टनरशिप का 10% हिस्सा दे दूँ। भाई से 60,000 पकड़े, 40,000 अपने डाले, 1 लाख दिया पार्टनरशिप को। वहाँ से हर दफ़ा जो 50% आता था उसमें से 10 निकाल के भाई को देता था, 15 अपने पास रख लेता था। अब ये इसका और इसके भाई का लोकल एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप कैसे, कोई लेना देना नहीं है। तो पार्टनरशिप में वो 4 पार्टनर्स हैं, वही 4 दुनिया के सामने जाएंगे, वही लायबल हैं, उन्हीं के एक्शंस पे फर्म लायबल होगी। इस बंदे के भाई के एक्शन पे फर्म लायबल नहीं है, और इस बंदे के भाई के साथ ये धोखा करे तो फर्म वाले भी जिम्मेदार नहीं होंगे उस धोखे को कंपनसेट करने के लिए। ये पार्टनर का पार्टनर है, पार्टनर ने अपना एक लोकल पार्टनर खुद ही से पैदा कर लिया, खुद ही से डेवलप कर लिया। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट भी शामिल नहीं है, ना उसको पार्टनरशिप पैसे देने की पाबंद है। पार्टनरशिप 25% दे देगी इस बंदे को, इस बंदे ने पैसे कहाँ से पकड़े थे वो हमारा मसला नहीं है। तो इसी तरह से कई दफ़ा एक बंदा अपना काम भी किसी को डेलीगेट कर देता है। आपको काम मिला, आपने वो काम किसी और को करवा लिया, कुछ खुद कर लिया, और उसको हिस्सा अपने हिस्से में से दे दिया। तो इसको हम सब पार्टनर कहते हैं। जब एक पार्टनर एग्री करता है कि वो अपना प्रॉफिट किसी स्ट्रेंजर के साथ वो करेगा, सब पार्टनर कनेक्टेड नहीं है फर्म के साथ, अपने आप को पार्टनर भी नहीं कह सकता, उसका कोई राइट अगेंस्ट द फर्म नहीं है, ना ही उसकी बातों पे फर्म लायबल होगी। वो पार्टनर ने अपना एक लोकल पार्टनर इंट्रोड्यूस किया था। फाइनली फिर इसमें एक नॉमिनल पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा पार्टनर। समटाइम एक बंदा अपना नाम देता है और थोड़ी सी अमाउंट का पार्टनर बन जाता है। अक्सर ब्रांड एम्बेसडर्स इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं आप मेरा नाम इस्तेमाल कर लें अपनी इस कैंपेन में और मुझे मेरा नाम इस्तेमाल होने के पैसे दे दीजिएगा। और मशहूर ज़माना इसमें एग्जांपल होती है फार्मेसी की दुकान की। फार्मेसी की दुकान में ये होता है कि फार्मेसी का बिज़नेस जो करने वाले हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि ये दवाइयाँ बेचने का बिज़नेस वही कर सकते हैं जिन्होंने फार्मेसी का लाइसेंस लिया हुआ हो, जिनके पास क्वालिफिकेशन हो बी फार्मेसी या इस तरह की। अब नॉर्मली सेठ तबीयत के लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होती और क्वालिफिकेशन वाले लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो प्रॉब्लम है कि जिसने वो तालीम हासिल की हुई है उसके पास इतने करोड़ों रुपए नहीं कि दवाइयों का काम शुरू करे, और जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसके पास वो वाली तालीम नहीं है। तो होता ये है कि वो एक तालीम याफ्ता बंदे से एग्रीमेंट कर लेता है, कहता है तुम्हें मैं अपना पार्टनर बना लेता हूँ, तुम्हें मैं प्रॉफिट का 3% दिया करूँगा। उसने कहा जी मैंने करना क्या होगा? उसने कहा कुछ नहीं करना, खामोश रहना है बस, तुम्हें कुछ ना करने के पैसे मिलेंगे। याद है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग का। तुम घर बैठो, तुम्हें बिजनेस नहीं आता, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, ना तुमने पैसे लाने हैं, ना तुमने बिजनेस करना है, ना डे टू डे अफेयर्स को देखना है, ना कोई और मामला होगा। बस चूंकि तुम्हारे नाम पे हम लाइसेंस ले रहे हैं, तुम्हें हम हर दफ़ा प्रॉफिट का 3% दे दिया करेंगे। तो दुकान पे तख्ती लगाएंगे, तख्ती पे उसका नाम लिखा हुआ होगा, उस नाम के ऊपर आपने सर्टिफिकेशन ले ली हुई होगी गवर्नमेंट से, और आप बिजनेस करते रहेंगे। चूँकि उस बंदे ने अपना नाम दिया है तब उसको नाम देने की वजह से उसको शेयर मिल रहा होगा। थर्ड पर्सन की नज़र में तो सब बराबर है। थर्ड पर्सन तो जब उसके साथ बुरा होगा वो तख्ती वाले बंदे को पकड़ के भले उससे सारा रिकवर कर ले, बाद में वो अपने इन लोगों से कहेगा कि जी मेरा इतना नहीं बनता था, मुझे आप पैसे वापस करें। बात समझ आ रही है? तो नॉमिनल पार्टनर हम कहते हैं कि ना ये कोई कैपिटल लेके आता है और ना ही प्रॉफिट में शेयर हासिल करने में कोई इसकी जद्दोजहद होती है। इसने कोई एफर्ट नहीं की होती जो शेयर ऑफ प्रॉफिट या कैपिटल के अंदर, सिर्फ अपना नाम दे देता है। अलॉन्ग विद अदर पार्टनर लाइबल भी है और सारी चीज़ें उसी तरह से हैं जैसे कि बाकी सारे पार्टनर्स का चल रहा होता है।
ऑल्दो इसके बाद वाला पार्टनर हम पहले आगे पढ़ा करते थे, तो इधर लिखा हुआ है ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा आगे डिटेल से एक्सप्लेन है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब वो आगे की डिटेल आई के अपने उड़ा दी है। तो बस अब इतना सही है कि अगर एक शख्स अपने आप को खुद ही से पार्टनर कहे कहीं कि मैं फलाना लोगों का पार्टनर हूँ, तो बाद में उसको फिर वो मना नहीं कर सकता। अगर एक बंदा कहीं झूठ भी बोलता है मैं फलाना का पार्टनर हूँ और कोई थर्ड पर्सन उस पर बिलीव कर लेता है, तो बाद में पार्टनरशिप के एक्शन के ऊपर ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो बड़ा भरोसे वाला है, 3 दोस्त उसको साथ लेके गए बैंक में लोन लेने के लिए, और बैंक को कहा कि जी हमें लोन चाहिए, और इस बंदे ने भी बैंक को कहा हाँ जी मैं इनका पार्टनर हूँ, टेंशन मत लें। बैंक ने लोन दे दिया इन्हें, बाद में इन्होंने लोन गबन कर दिया। बैंक ने जाके उसे पकड़ा, उसने कहा नहीं कागज़ पे देख लें उन्हीं 3 का नाम लिखा था, मैं तो मजाक कर रहा था, हा। तो बैंक वाले उसके उस मजाक को कबूल नहीं करेंगे और उससे रिकवर कर लेंगे। तो अगर एक बंदा खुद को पार्टनर कहे या किसी और से अपने आप को पार्टनर कहलवाए, बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता उस कैरेक्टर से जो उसने एज्यूम किया है, और फिर क्रेडिटर ने अगर उसके ऊपर एक्शन ले लिया है तो फिर क्रेडिटर उसको पार्टनर कंसिडर करके उससे रिकवरी कर सकता है। दुख इस बात का होगा कि क्रेडिटर जब इससे रिकवरी करके चला जाएगा और ये बाकियों को ढूंढेगा कि तुम लोगों को ऐसा नुकसान हुआ है, वो कहेंगे तुम कौन, एग्रीमेंट में तुम्हारा नाम लिखा ही नहीं। तो अगर एक बंदा खुद ही अपने आप को पार्टनर कहलवाए तो उसको जिम्मेदारियां पार्टनर्स वाली मिल जाएंगी, लेकिन राइट्स पार्टनर वाले नहीं मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कभी कभी हम पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट मिक्स कहते हैं। अब मैं नहीं चाह रहा कि मैं उस डिटेल में जाऊं कि स्टॉपर और होल्डिंग आउट में क्या फ़र्क है, क्योंकि वो सारी कहानी है भाई के अपने उड़ा दी है। जी अगर ये दूसरे पार्टनर का नुकसान करते, जी थर्ड पार्टी जी, अगर ये थर्ड पार्टी से लेके दूसरों का नुकसान कर दे तो ये लाइबल है। मैंने क्या कहा, इसके ड्यूटीज सारी हैं। थर्ड पार्टी को मतलब थर्ड पार्टी प्रूफ करना लाजमी है, थर्ड पार्टी जी थर्ड पार्टी के पास रीजन होनी चाहिए कि ये जी। अब अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि थर्ड पार्टी बिलीव करे कि ये पार्टनर है। और क्यों? क्योंकि इसने झूठ बोला या इसने दूसरों से झूठ बुलवाया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर एक बंदा होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउ अदर्स टू डू इट, देन दे आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर जो उसने अज्यूम किया है। अभी हम जितना इधर लिखा हुआ है सिर्फ उसकी बेस पे कर रहे हैं, अदरवाइज ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव टॉपिक होता था और उस पर डिबेट होती थी कि एस्टॉपल वाला कौन है, होल्डिंग आउट वाला कौन है, इसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन अब हमारे सिर्फ इतना सा जुमला हमारे सिलेबस में रह गया है। ये बुक में तो है सर। जी बुक में तो है, मैंने अभी आपको यही बताया, क्योंकि बुक की प्रिंटिंग तो कुछ महीने पहले हुई है। ये ऐसे ही जैसे अगर आई क्या वो वाला टॉपिक भी हमारे कहने पे माइनस कर देता कंसोलिडेशन वाला, तो हमने एहतियातन किताब में तो डाला हुआ है। तो किताब में ये टॉपिक भी एहतियातन डाला हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले जो किताब अपलोड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह आईकैप ने उसको पीछे से खामोशी से रिवाइज किया, तो चैप्टर 13 में से 2 टॉपिक उड़ा दिए, ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट और होल्डिंग आउट एस्टॉपल वाला कॉन्सेप्ट, जिससे मेरी किताब के 2 सफ़े माइनस हो जाते हैं। लेकिन हम उस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे ना, सारी बातें आज थोड़ी करनी है, अभी आज करनी है लेकिन अभी थोड़ी करनी है, अभी तो ब्रेक की तरफ जाना है ताकि हम आगे चैप्टर 12-13 के लिए फ्रेश होकर इकट्ठे हो सके। ब्रेक कब से कब तक है? 3:06 हो रहे हैं, 3:15 शार्प 3:15 पे इकट्ठे होते